वहाँ अब कानून नहीं गोली की हुक्मरानी है, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने लुकमा दिया। दहशत गर्दों ने तो इंतहा कर दी है, जब चाहते हैं हड़ताल करा देते हैं। हालात सबके सामने हैं और हम इन्हीं हालात के बायस यहाँ जमा हुए हैं। रा के सरबराह ने हाथ हिलाकर कहा। भारत के अहम तरीन दिमागों का अजलास नई दिल्ली में रा के हेडक्वार्टर में हो रहा था। ये इमारत बाहर से बहुत पुरशिकवा नजर आती है, इसकी तर्ज तामीर भी अछूती है। इसे दूर से देखकर ऐसा लगता है जैसे स्लीब उल्टी बना दी गई हो। ये 11 मंजिला इमारत अपने अंदर भारत के तमाम असरार और तमाम तर्ज साजिशें समोए हुए है। इसके चारों तरफ हू का आलम तारी रहता है। तर्ज तामीर की दाद देने वाले सयाह भी इसके करीब जाते हुए खौफ महसूस करते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि मरकजी दरवाजे पर लिखे हुए 3 अल्फाज रिसर्च एंड एनालिसिस से रा बनता है और रा बेहद खौफनाक तंजीम है। बिल्डिंग कम्प्लेक्स के दाएं और बाएं तरफ वाली इमारत में अहम तरीन अजलास हो रहा था और सबसे अहम बात यह थी कि अजलास में इसराइली मोसाद के टॉप एजेंट भी मौजूद थे। इन एजेंटों की क़यादत मोसाद का डेस्क ऑफिसर बराए पाकिस्तान कर रहा था। उसके साथ कम से कम 2 इंटेलिजेंस ऑपरेटर ऐसे थे जो पाकिस्तान से बखूबी वाकिफ थे। अजलास में मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद वैद मेहरा और जमील कुरैशी भी मौजूद थे, जिन्हें आखिरी वक्त में शिरकत की दावत दी गई थी। उनका ताल्लुक जगमोहन के ग्रुप से था। मैं जमील कुरैशी साहिब से दरखास्त करता हूं कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करें। जनरल ने कहा। इनकी बात ध्यान से सुनिएगा हजरात, इनकी रिपोर्ट की तस्दीक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी करता है। हजरात, जमील कुरैशी ने थूक निकल कर बामुश्किल कहा, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि कश्मीरी अवाम में ये तासुरुफ बहुत तेजी से फैल रहा है कि कश्मीर जनवरी 1990 में या तो आज़ादी हासिल करेगा या फिर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। मेरी इतलात के मुताबिक इस ऐलान आज़ादी के लिए 26 जनवरी की तारीख भी मुकर्रर कर ली गई है। इस मौका पर बड़े इज्तिमात होंगे और मरकजी इज्तिमा में अवामी जमहूरिया आज़ाद कश्मीर के क़याम का ऐलान कर दिया जाएगा। 1 मिनट। सियासतदान ने हाथ उठाकर जमील कुरैशी को टोका। आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं या आपको इन इतलात पर यकीन भी है? प्लीज। रा के सरबराह ने गुस्सीले लहजे में सियासतदान की तरफ देखा। जनरल साहिब बता चुके हैं कि जमील कुरैशी के बयान की तस्दीक हमने कर ली है। हमें भी ऐसी ही इतलात मिली हैं। मोसाद के डेस्क ऑफिसर राबन ने जमील कुरैशी की तायद की। आप बयान जारी रखें सर। जनरल ने सियासतदान को जलील करने के लिए जमील कुरैशी को इस बार जानबूझकर सर कहा था। थैंक यू सर। जमील कुरैशी गुब्बारे की तरह फूलता चला गया। हमारी इतलात ये हैं कि एक तरफा ऐलान आज़ादी के मौका पर हुकूमत कश्मीर का कोई कंट्रोल नहीं। पुलिस का मोराल उनके जूतों में है। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस में बगावत की भी कैफियत पैदा हो गई थी और एक बटालियन ने अपने सीनियर्स को यरगमाल तक बना लिया था। मैं ये भी कहूँगा कि पुलिस वालों की एक बड़ी तादाद बागियों से मिल गई है। हमीद शेख को गिरफ्तार करने वाले SP अल्लाह बख्श को धमकियां मिल रही हैं। हमने सिफारिश की थी कि उसे SSP बना दिया जाए, लेकिन अभी तक हमारी सिफारिश पर अमल नहीं हुआ। आप फिक्र ना करें कुरैशी साहिब। रा के सरबराह ने मुस्कुरा कर कहा, जल्द ही वो वक्त आएगा जब आप खुद अपनी सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए हुक्म जारी कर सकेंगे। थैंक यू सर, वेरी नाइस ऑफ यू। जमील कुरैशी की आंखें किसी भूखे गिद्ध की तरह चमकने लगी। अगर मुहिब्बे वतन सियासी लीडरों को इसी तरह एतमाद में पहले ही ले लिया जाता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये बात दुरुस्त है कि फारूक अब्दुल्ला और मरकज की नीम दिलाना पॉलिसी के बायस कश्मीर में अलहदगी की तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। वजीर दाखिला मुफ्ती सईद ने लुकमा दिया। ये इंतहाई मुनासिब मौका है कि राय आमा को पेश नजर रखते हुए जगमोहन जी को गवर्नर बना दिया जाए। अगर कृष्णा राव जी सख्त इकदामात के लिए तैयार हो जाएं तो फिर मैं असम्बली नहीं तोड़ सकता। कृष्णा राव ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। ऐसा कौन करने को कहता है साहिब? एक अफसर ने फौरन पूछ लिया। मैं जानता हूं कि असम्बली तोड़े बगैर जगमोहन भी काम नहीं कर सकेंगे। कृष्णा राव ने कहा, हालात बहुत खराब हैं। श्रीनगर में कर्फ्यू में वक्फे के दौरान पुलिस और अवाम के दरमियान झड़पें होती हैं। 19 दिसंबर को वहां 2 अफराद हलाक हुए। बारामूला में फौजियों पर पथराव किया गया। मुफ्ती आजम कश्मीर मुफ्ती बशीरुद्दीन ने कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की हिमायत कर दी है। मीर वाज मौलवी फारूक और दीगर रहनुमा कर्फ्यू हटाने का मुतालिबा कर रहे हैं। हमने सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तशद्दुद कम नहीं हुआ। अब हम टैंक भी ले आए हैं और 25 दिसंबर को मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह पर तकरीबात की जो अपील की गई है उन्हें रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल भी करेंगे। कृष्णा राव जी मजीद काम करने से मुसलसल इनकार कर रहे हैं, लिहाजा हम मजबूर हैं कि इनकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाए। रा के सरबराह ने एक तवील सांस लेकर कहा, मेरा ख्याल है कि यह इजलास मुतफिका तौर पर वजीर आजम को सिफारिश करे कि जगमोहन जी को वहाँ का गवर्नर बना दिया जाए। दुरुस्त। मुफ्ती सईद और जमील कुरैशी एक साथ बोले।
मोसाद के रबन के चेहरे पर तमानियत भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। कश्मीर कसाब के हवाले करने का फैसला करने वाले अब छुरियां चाकू तेज करने की बातें करने लगे। अशोक पांडे का तबादला कर दिया गया। कंवल ने ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। वो अभी पुलिस हेडक्वार्टर से यहाँ पहुंची थी। इस वक्त वो लोग श्रीनगर क्लब के बिल्कुल करीब एक इमारत में मौजूद थे। सिर्फ जूबी सफा कदल गई हुई थी, जहाँ खवातीन ने ईद मिलाद का एहतमाम किया था। इस तकरीब में जूबी की शिरकत बेहद जरूरी थी, क्योंकि यही नवाकदल, नवाब बाजार और किरण नगर की खवातीन से उसका राब्ता होना था। पुरानी बात है, साकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कंवल सोफे पर ढेर हो गई। इसका मतलब है कि मेरी सारी मेहनत अकारत गई? हरगिज नहीं, सिकंदर मुस्कुराते हुए बोला। अभी तक हमने अफवाहें सुनी थी, लेकिन तुमसे सुनकर ऐसा लगा जैसे सरकारी ऐलान सुन रहे हों। वैसे तुम्हें पता होगा कि गवर्नर राव भी गए। ये खबर एक हफ्ते पुरानी थी। कंवल ने जवाबी हमला कर डाला। और अब ये खबर मत सुना देना कि जगमोहन यहाँ आ रहा है। कृष्णा राव ने इस्तीफा लिख लिया है। भाई अब तुमसे क्या कहना, भला वजारत दाखिला के लोग ब्रादर। कंवल ने पुरजोर अंदाज में एहतजाज किया तो सभी हंस पड़े। अब हमारी बहुत अच्छी बहन हमें पुलिस हेडक्वार्टर्स की खबरें सुनाएगी, शौकत ने खुशामद करने वाले अंदाज में कहा। हाँ प्लीज कंवल जी। टीपू ने संजीदगी इख्तियार कर ली। वहाँ सूरत हाल बेहद गंभीर है। एसपी अब्दुल्ला फिर लाइन हाजिर हो गए हैं। अल्लाह बख्श का तोती बोल रहा है। डीएसपी असगर अली तरक्की के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है। डायरेक्टर जनरल जेल खाना जात को पुलिस में लाया जा रहा है। एक थानेदार बदर आलम भी बहुत सरगर्म है। उसके साथ आईबी का ऑफिसर मोहन लाल भी लगा हुआ है। उन्हें अशरफ डार के मुजफ्फराबाद पहुंचने की खबर मिल चुकी है। लिहाजा अब सनोरा कलीपुरा से गुलाम मोहिउद्दीन त्राली को भी तलब कर लिया गया है। उसे कोई अहम मनसब देने की बात हो रही है। वहाँ एक अफवाह का बहुत चर्चा है कि कंट्रोल लाइन से मुजाहिदीन का एक काफिला जम्मू पहुंच चुका है। गुड। सिकंदर की आंखें चमकने लगी। और सुनो, कंवल अब बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी बातें सभी बगौर सुन रहे थे। अनंतनाग के वकील प्रेम नाथ को कल कत्ल कर दिया गया। ये खबर अभी तक खुफिया रखी गई है, क्योंकि सारा इल्जाम उस ग्रुप पर आ रहा है जो जगमोहन के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहा है। एक ख्याल ये है कि हालात मजीद खराब करने और जगमोहन को फौलादी हाथ इस्तेमाल करने का जवाज फराहम करने के लिए ऐसे मजीद कत्ल कराए जाएंगे। सैनमा घरों के बारे में क्या खबर है? मौलाना फारूकी ने पूछा। पुलिस हेडक्वार्टर से जो हिदायत जारी की गई हैं, वो बहुत वाज़ेह हैं कि जो अपना सैनमा घर बंद करना चाहे कर सकता है, लेकिन जो लोग सैनमा घर चलाना चाहते हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अब कोई सैनमा नहीं चलेगा अच्छी बेटी, मौलाना फारूकी ने सर हिलाकर जवाब दिया। अभी सिकंदर कुछ कहना ही चाहता था कि आसिम दौड़ता हुआ कमरे में चला आया। कोई खास बात आसिम? सिकंदर उसे देखकर चौंक पड़ा। आसिम के चेहरे पर परेशानी थी। हजारीबाग के इलाके में दो नौजवानों ने एक पुलिस कांस्टेबल को कत्ल कर दिया है। आसिम ने तमहीद बांधने की कोशिश नहीं की। मकतूल एक दुकान से तहरीके हुर्रियत का पंफलेट और पोस्टर जब्त करके जा रहा था कि उसे सड़क पर घेर लिया गया। हेड कांस्टेबल ने गोली चलाने में पहल की थी। ठीक है आसिम। सिकंदर खड़ा हो गया। तुम फौरन बडगाम चले जाओ, वहाँ कमांडर शमसुल हक मौजूद हैं। तुम्हें जिहाद ग्रुप के नौजवान उन तक पहुँचाना है। मेरी दरख्वास्त ये है कि अब हम इस तरह ना मिला करें। टीपू ने कहा। हमें चंद दिनों तक तो इकट्ठे होना नहीं है। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि आज कल में क्रैकडाउन शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। वो श्रीनगर में आला सतह के अजलास की सदारत कर रहे थे। उन्हें पता था कि दिल्ली में उनके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं। 6 जनवरी को वो मुस्तफी होने की पेशकश भी कर चुके थे, लेकिन वजीर आजम ने उनसे कहा था कि वो काम जारी रखें। सरकार को उन पर मुकम्मल एतमाद है। आज वजीर आला पहली बार भरपूर अंदाज में हुक्काम से मुखातिब थे। नेशनल फ्रंट की हुकूमत हमारी बेअमली पर सख्त बरहम है। हालांकि कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने 50 से ज्यादा अफराद को हलाक किया है। दर्जनों जख्मी हैं और सैकड़ों बल्कि हजारों गिरफ्तार। फारूक अब्दुल्ला के दाएं हाथ पर पुलिस का नया डायरेक्टर जनरल JN सक्सेना और CRP का इंस्पेक्टर जनरल जोगिंदर सिंह भी बैठा हुआ था। मैं चाहता हूं कि ये हुकूमत और इंतजामिया बरकरार रहे। वजीर आला ने पुलिस को बेनकद सुनाने के बाद नरम लहजे में कहा। इसका तरीका सिर्फ ये है कि पुलिस को ज्यादा इख्तियारात दिए जाएं। JN सक्सेना ने फौरन कहा, मैं तैयार हूँ। वजीर आला फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर झुक गए। तुम लोग जो चाहो करो, मुझे हुकूमत का जवाल गवारा नहीं। उन्होंने हुर्रियत पसंद अवाम के खिलाफ पुलिस का पटा खोल दिया। शिराज सैनमा का इलाका फायरिंग से गूंज उठा। टीपू की चलाई हुई एक गोली सेंट्रल रिजर्व पुलिस के उस नौजवान के लगी थी जो सड़क के पार एक औरत को अगवा करने की कोशिश कर रहा था।
اس کے ساتھ مزید 7 پولیس والے تھے جنہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ 7 پولیس والوں نے ایک ساتھ گولیاں چلائیں تو جنرل سٹور سے نکلنے والا ایک شخص ان کی لپیٹ میں آ گیا۔ اسی لمحے ٹیپو کی کورنگ پارٹی نے قریب کے 2 بینکوں پر بم پھینک مارے۔ دھماکے ہوتے ہی ہر طرف دھواں پھیل گیا، آگ لگنے لگی۔ CRP کے دستے نے یہ صورتحال دیکھ کر پسپائی اختیار کر لی اور ٹیپو کے ساتھی شہید کشمیری کا لاشا اٹھانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ پرانے شہر میں 2 طرفہ فائرنگ ہوئی۔ سکندر نے وائرلیس پر سنا ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوا ہے جبکہ 2 حریت پسند جاں بحق ہو گئے۔ بھارتی انٹیلی جنس کا سربراہ ابھی سری نگر ایئرپورٹ پر اترا ہے۔ یہ کال ایئرپورٹ کے لاؤنج سے آئی تھی۔ کل جمعہ کے دن نماز جمعہ کی اجتماعات کے بعد شہیدوں کی غائبانہ نماز جنازہ کی اپیل کر دی جائے۔ سکندر نے جامع مسجد والے گروپ سے کہا کوشش یہ کی جائے کہ ہر بڑی مسجد میں غائبانہ نماز جنازہ ہو سکے۔ ریسیور رکھتے وقت سکندر کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ حریت پسندوں کی شہادت کے واقعات بے حد دردناک تھے۔ اسے توقع نہیں تھی کہ پولیس اس قدر بے رحمی سے کام لے گی۔ تمام اطلاعات مضر تھیں کہ بعض کشمیری مسلمانوں کو بہت قریب سے گولی ماری گئی ہے۔ وہ دل گرفتہ سا بیٹھ گیا۔ تبھی ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بج اٹھی۔ ہیلو، وہ دھیمے سے بولا، یہ میں ہوں۔ دوسری طرف سے کلندر بابا کی آواز سنائی دی۔ آواز اس نے پہچان لی۔ انسپیکٹر زین تھے۔ غور سے سنو میرے بچے، 16 شہروں میں کرفیو کے نفاذ کا حکم نکل چکا ہے کیونکہ دلی سے اصلاح کاروں نے یہی مشورہ دیا ہے۔ میرے خیال سے حالات جان بوجھ کر خراب کیے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی سری نگر میں نیم فوجی دستوں کی چوکیوں پر جس اناڑی پن سے حملہ ہوا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ پیٹرول بموں کے ان حملوں کا مقصد نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ میرے ایک آدمی کا کہنا ہے کہ یہ حملہ DSP اصغر علی کے بعض گروہوں نے اعلیٰ حکام کی شے پر کیا ہے تاکہ گورنر اب جلد استعفیٰ دے ڈالے۔ یہ بات ہم بھی سمجھ رہے ہیں جناب، سکندر نے کہا۔ تب پھر یہ بھی سمجھ لو کہ یہاں خوفناک قتل عام کا منصوبہ ہے، بابا جی کی آواز میں کہا گیا۔ فی الوقت 2 افراد تمہارے اور ٹیپو کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ تمہیں بڑی حد تک پہچان چکے ہیں اور اس کا انکشاف کرنے کے لیے اس وقت کے منتظر ہیں جب نئی انتظامیہ چارج سنبھالے گی۔ کیا ٹیپو بھی؟ سکندر حیرت زدہ رہ گیا۔ ہاں، وہ ٹیپو تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ ان میں سے ایک شمیم احمد ہے اور دوسرا بلراج، تھانہ مہاراج گنج۔ سکندر نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ درست، انسپیکٹر زین نے جواب دیا۔ اب تم یہ اطلاع کسی بھی طرح ٹیپو تک پہنچا دو۔ سری نگر سے یہی حکم آیا ہے کہ شمیم اور بلراج دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ قاضی کا فیصلہ ہے، اللہ ٹائیگرز کی عدالت کے قاضی کا فیصلہ، اور اس پر عمل درآمد کی ذمہ داری تمہارے گروپ کو سونپی گئی۔ مگر سکندر نے کچھ کہنا چاہا، تاہم دوسری طرف ریسیور رکھا جا چکا تھا۔ سکندر سر ہلاتا رہ گیا۔ حشمت بانگڑو، DSP اصغر نے گھبرا کر مخبر کے بال پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا بکتا ہے تو؟ شمیم اور بلراج دونوں ابھی یہاں سے گئے ہیں اور دونوں کی لاشیں باہر چوک پر پڑی ہیں۔ حشمت بانگڑو بری طرح کانپ رہا تھا۔ سردی کے باوجود پسینے سے اس کی بری حالت تھی۔ وہ بال بچا تھا۔ وہ شمیم اور بلراج کے ساتھ مہاراج گنج تھانے کی عمارت سے نکلا تھا مگر سگریٹ لینے کے لیے چند قدم پیچھے رک گیا تھا۔ پھر فائرنگ کی آواز پر ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ بلراج اور شمیم دونوں خون میں لت پت سڑک پر تڑپ رہے تھے جبکہ ایک ماروتی کار تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ مارے خوف کی حشمت بانگڑو اپنی جگہ جامد ہو کر رہ گیا تھا، لیکن شور شرابہ سن کر اسے ہوش آیا تھا اور وہ گرتا پڑتا تھانے میں گھس گیا تھا جہاں DSP اصغر علی ان پولیس والوں کو بریف کر رہا تھا جنہیں آج چھاپے مارنے تھے۔ مگر انہیں کس نے مار دیا؟ اصغر علی بھی ایک لمحے کو خوف زدہ ہو گیا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ شمیم اور بلراج کس کام میں مصروف تھے۔ اسے کل ہی بتایا گیا تھا کہ ان دونوں افراد کو IM نے خاص طور پر سکندر اور ٹیپو کی شناخت پر لگایا ہے، لہٰذا ان سے کوئی اور کام نہ لیا جائے۔ بانگڑو تھانے دار کے کمرے میں فرش پر بیٹھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے ملیریا ہو گیا ہو۔ وہ بیٹھنے کے باوجود کانپتا رہا، پھر اچانک ہی وہ الٹیاں کرنے لگا۔ اصغر علی نے اپنی آٹومیٹک رائفل لوڈ کر لی، پستول کی گولیاں چیک کی، چند لمحے بعد کچھ سوچ کر اپنے محافظوں کو آواز دی اور اس کے بعد تھانے کے عقبی دروازے سے نکل گیا۔ حشمت بانگڑو بدقسمت، بد نصیب، ضمیر فروش اور وطن فروش مخبر وہیں پڑا رہا، کسی نے اس کی طرف توجہ تک نہیں دی۔ گورنر کے دی کرشنا راؤ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ آل انڈیا ریڈیو سے خبر نشر ہوتے ہی جگموہن کے حلق سے بے ساختہ کہا نکل گیا۔ اس نے چشمہ اتار کر میز پر رکھتے ہوئے کہا، ابھی کل ہی تو بعض مرکزی وزراء نے صدر سے ملاقات کر کے شکایت کی تھی کہ کشمیر میں فاروق علیحدگی پسندوں کی حمایت کر رہا ہے۔ جگموہن کا لہجہ بڑا فاتحانہ تھا، اس میں اتنا غرور تھا کہ اس کے بچے بھی اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ بس اب ٹیلی فون کا انتظار کرو، جگموہن نے انہیں مخاطب کر کے کہا۔
गुजराल ने वादा किया है कि रस्मी फैसला होते ही मुझे मुत्तला कर देगा। वजीर खारजा आई कि गुजराल कश्मीर में फौलादी हाथ इस्तेमाल करने के हक में थे और उन्हें भी जगमोहन ही गवर्नर के लिए बेहतरीन नजर आता था। जगमोहन ने किताब भी मेज पर रख दी। उसी लम्हे टेलीफोन बज उठा। उसने लपक कर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ नार्दर्न कमांड का आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गुरिंदर सिंह था। धन्यवाद महाराज, गुरिंदर सिंह ने कहकहा लगाकर कहा। राव जी तो गए, और तुम कहाँ हो जनरल? जगमोहन ने भी कहकहा लगाकर कहा। जम्मू में, जनरल सिंह ने जवाब दिया, और पूरी तरह तैयार हूँ। तब फिर काम शुरू कर दो, जगमोहन ने संजीदगी के साथ कहा। मंसूबे के मुताबिक श्रीनगर पर दावा बोल दो। मैं चाहता हूँ कि मेरे तकर्रर का ऐलान होने से कबल ही ये काम शुरू हो जाए, ताकि सारा मलबा फारूक पर गिरे। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आजादी है। नौजवानों को अगवा करो या गिरफ्तार। यस सर। रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पुलिस पीर गुलाम हुसैन शाह से बात हुई। वो तो पहले ही हो चुकी है। आईबी वाले अपना काम कर चुके हैं। वो मशीर बनने के लिए तैयार है, जनरल गुरिंदर सिंह ने जवाब दिया। तब फिर काम शुरू कर दो। अब तुमसे वही मुलाकात होगी। मेरे आने तक उधमपुर मत जाना। राइट सर। गुरिंदर सिंह का ये जवाब सुनकर जगमोहन ने रिसीवर रख दिया। मेरा ख्याल है कि मैं नार्दर्न कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जकी से भी बात कर लूं। जगमोहन से अब बैठा भी नहीं जा रहा था। उसने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर उसी वक्त घंटी बज उठी। इस बार दूसरी तरफ वजीर खारजा गुजराल थे। शरीफ जगमोहन। गुजराल का लहजा बेहद रस्मी था। क्या आप वजीर दाखिला मुफ्ती सईद के घर आ सकते हैं? अभी इसी वक्त मैं आ रहा हूँ। जगमोहन का चेहरा खुशी से खिल उठा। मैं आ रहा हूँ कश्मीर फिर, उसने चिल्ला कर कहा। अब देखता हूँ कि कश्मीर को भारत से कौन अलग करता है। वो पागल सा हो गया। बच्चे उसे हैरत से तकते रह गए। तैयारे ने अचानक ही थरथराना शुरू कर दिया। जगमोहन की हालत गैर होने लगी। बम, उसने लम्हा भर के लिए सोचा, लेकिन फौरन ही खुद पर काबू पा लिया। तैयारी की ये हालत बम के धमाके की वजह से नहीं, बल्कि हवा के बंवर में फंसने के बायस हो रही थी। तमाम तर मुसरतों, खुशियों और ख्वाहिशात की तकमील के एहसास के बावजूद जगमोहन खौफजदा था। उसे अच्छी तरह इल्म था कि वो एक ऐसे इलाके में जा रहा था जहां कश्मीरी मुसलमानों ने आज़ादी के लिए सर पर कफन बांध लिया है, जहां नौजवान अब आज़ादी या मौत के नारे लगाते हैं, और जहां हर तरफ नारे तकबीर की गूंज है।